हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन डिजिटल। आज हम लोग एक चैप्टर रे ऑप्टिक्स से हमारा इंपॉर्टेंट फिनोमेना डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम शॉर्टकट में TIR भी बोलते हैं। ये फिनोमेना हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। उनमें से एक है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुन के आपको याद आ रहा होगा कि आपके घर में जो ब्रॉडबैंड होता है वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ किया जाता है, और उसी की वजह से आज आप लोग इतना हाई स्पीड इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो फिनोमेना हम यूज़ करते हैं लाइट को ट्रांसमिट करने के लिए, वो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो आइए हम उसे समझते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारे पास में जो फर्स्ट टर्म आती है वो है हमारी क्रिटिकल एंगल, जिस टर्म को हम थीटा सी से डिनोट करते हैं। अब इस टर्म को समझने के लिए हमें दो मीडियम्स का इंटरफेस यानी कि बाउंड्री लेना होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डेंसर और रेरर मीडियम्स को लेकर के चल रहे हैं। तो हमने सबसे स्टार्टिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास में एंगल आई की वैल्यू मिनिमम हो सकती है 0। तो हमने स्टार्टिंग किया एंगल आई 0 से। जब एंगल आई 0 होता है तो दिस कंडीशन को हम बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, और इस केस में एंगल आर की वैल्यू भी 0 हो जाती है। अब हम एक और सिचुएशन लेते हैं, हम एंगल आई को बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, तो एंगल आई को जैसे ही आप बढ़ाएंगे तो एंगल आर भी चेंज होगा। लेकिन जब आप डेंसर से रेरर जाते हैं तो आपको ये बात पता है कि जो लाइट होती है वो बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस केस में जो मेरी रे रिफ्रैक्ट होकर के बाहर आएगी तो मेरा जो एंगल आर होगा वो ग्रेटर हो जाएगा एंगल आई से। तो मेरे पास में जो सिचुएशन यहाँ पर बनेगी उसमें मेरा एंगल आई स्मॉल रहेगा और एंगल आर लार्ज होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मैं एंगल आई का चेंज करते 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 90 तक ले जाना चाहूँ तो सबसे पहले कौन 90 पर पहुंचेगा? एंगल आर, क्योंकि एंगल आर हमेशा बड़ा होगा। तो वही सिचुएशन हम नेक्स्ट केस में देखते हैं कि जब हम एंगल आई की वैल्यू को थोड़ा और इंक्रीज करें जब तक कि हमें एंगल आर की वैल्यू 90 ना मिल जाए, और उस सिचुएशन को जब लाइट आपकी रिफ्रैक्ट होके जाएगी तो वो सरफेस के अलोंग ग्रेज करते हुए जाती है, और इस केस में एंगल आर की वैल्यू 90 हो जाती है। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर से रेरर में रे को भेजने पर एंगल आर की वैल्यू 90 डिग्री देता है, उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल से डिनोट करते हैं। कंडीशन ध्यान रखिएगा कि डेंसर से रेरर और एंगल आर की वैल्यू आपकी 90 डिग्री होनी चाहिए। तो ये हमारा क्रिटिकल एंगल हो गया जिसको हम थीटा सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या हमारी कहानी यहीं तक रुक जाएगी? नहीं, हम इस एंगल आई को 0 से स्टार्ट कर रहे थे, इंक्रीज करते हुए हम यहाँ पहुंचे कि जब हमारा एंगल आर 90 हो गया तो अब हमारे दिमाग में एक थॉट आता है कि क्या हम इसे इससे ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस पे नहीं भेज सकते? बिल्कुल भेज सकते हैं। तो अब जो सिचुएशन होगी, आप सोचिए कि जब आप इस एंगल आई को थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे तो क्या आपकी रिफ्रैक्टेड रे जो दोनों सरफेस की बाउंड्री पर है उसे थोड़ा सा अंदर नहीं आना होगा? यानी कि जैसे ही आप एंगल आई को क्रिटिकल एंगल से बढ़ाते हैं तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे मीडियम के अंदर एंटर कर जाती है, और वही सिचुएशन हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो अब जो हम कंडीशन ले रहे हैं कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, तो ज़रा हम डायग्राम में देखते हैं कि वो कैसे होता है। तो जब आप रे को यहाँ पर भेजेंगे तो ये एंगल आपका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो रे रिफ्रैक्ट होने की जगह अब रिफ्लेक्ट हो चुकी है, यानी कि वो मीडियम चेंज करने की जगह वो सेम मीडियम में रिटर्न हो गई है। और ये फिनोमेना तो सिर्फ रिफ्लेक्शन में होता है, क्योंकि हम वहाँ पर ही बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बताते हैं। तो यहाँ पर जब रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी वैलिड हो जाएंगे, और इस तरीके से हमारा एंगल आई और एंगल आर भी इक्वल हो जाएगा। तो इस फिनोमेना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। कंडीशंस, आपको एंगल आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रखनी है और आपको डेंसर से रेरर में ही लाइट को भेजना होगा। हम क्रिटिकल एंगल की कैलकुलेशन को देखते हैं कि हम क्रिटिकल एंगल की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो सिचुएशन है वो डेंसर से रेरर मीडियम में हम लाइट को भेज रहे हैं। हमने यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू ली और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 हो जाती है। तो जो हमारे पास में स्नेल्स लॉ को हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम ऐसा लिख सकते हैं μ1 sin i इज इक्वल्स टू μ2 sin r। μ1 वो मीडियम होता है जिसमें एंगल आई बनता है, तो वो मेरा डेंसर मीडियम है, और मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है। इसके बाद मेरा जो मीडियम सेकंड है जिसमें एंगल आर की वैल्यू है वो मेरा रेरर मीडियम है और एंगल आर की वैल्यू 90 है। तो मैं यहाँ पे म्यू आर साइन 90 लिख सकता हूँ। साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो मेरे पास में
साइन थीटा सी की जो वैल्यू मुझे यहाँ से मिलती है वो म्यू आर अपॉन म्यू डी मिल जाती है। तो ये मेरे क्रिटिकल एंगल को फाइंड करने का मुझे फॉर्मूला मिल गया। हमेशा हमें ऊपर रेरर मीडियम को रखना होगा, नीचे डेंसर मीडियम को रखना होगा। और इस कैलकुलेशन पे अगर हमें कभी क्रिटिकल एंगल फाइंड करना भी हुआ तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स में म्यू आर अपॉन म्यू डी। तो इस तरीके से हम क्रिटिकल एंगल भी फाइंड कर सकते हैं साइन की वैल्यू इनवर्स में फाइंड करके। हमेशा ध्यान रखेंगे कि साइन थीटा 1 से स्मॉल होता है, इसीलिए आप रेरर मीडियम ऊपर रखेंगे, डेंसर नीचे, क्योंकि रेरर की वैल्यू कम होती है, डेंसर की ज़्यादा होती है। तो ये हमारे क्रिटिकल एंगल का कैलकुलेशन हमें समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में हमने एक पूरा चैम्बर लिया है जिसमें हम अज्यूम कर सकते हैं कि उसमें वाटर फिल्ड है, और ये पूरी एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है। तो जब इस प्रैक्टिकल सिचुएशन में हमने बॉटम में एक सोर्स रखा हुआ है और इस सोर्स से लाइट को हम बाहर एंटर करवा रहे हैं बाहर वाले मीडियम में। तो जब प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है तो जब लाइट एंटर करती है तो उसमें से कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होता है, कुछ रिफ्लेक्ट होता है और कुछ एब्जॉर्ब भी हो जाता है। दैट मीन्स हम जितनी इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट करवाते हैं या रिफ्रैक्ट करवाते हैं वो सब मिला करके कुछ पार्ट लॉस भी होता है। तो 100% ना रिफ्लेक्शन होता है ना रिफ्रैक्शन होता है। और हम जिस फिनोमिना को पढ़ रहे होते हैं उस सरफेस पे जनरली हम मेजोरिटी में उसी फिनोमिना को डील करते हैं। तो अभी हमारे पास में जो सरफेसेज हैं ये जनरली ट्रांसपेरेंट नेचर के हैं, लेकिन 100% रेज रिफ्रैक्ट नहीं होती है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। हम इस एंगल आई की वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज करके देखते हैं। तो जब हम इंक्रीज करते हैं तब भी हमें यही सिचुएशन देखने को मिलती है कि अभी भी कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो रहा है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। एंगल आई की वैल्यू को थोड़ा हमने और इंक्रीज किया और अब हम सिचुएशन पे पहुंच गए हैं जो हमारी क्रिटिकल एंगल वाली थी। और इस सिचुएशन में हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी के बराबर हो जाता है और एंगल आर की वैल्यू हमारी 90 हो जाती है। तो अभी भी ये जो रे है सरफेस के अलोंग ग्रेज करते हुए इमर्ज तो हो चुकी है, लेकिन कुछ पार्ट अभी भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स 100% पार्ट ना रिफ्रैक्ट हो पा रहा है ना रिफ्लेक्ट हो पा रहा है। क्या मैं इससे आगे की सिचुएशन के बारे में बात करूं? क्योंकि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा लेते हैं तो हमें पता है कि जो रे होती है वो मीडियम चेंज नहीं कर पाती है और रिटर्न हो जाती है सेम मीडियम के अंदर। यानी कि इस सिचुएशन में जो एंगल मैंने लिया है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल लिया है। तो जब ये रे जहाँ से आगे बढ़ेगी तो ये रिटर्न हो जाएगी सेम मीडियम के अंदर और ये वैल्यू भी एंगल आई के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो जाते हैं। तो मैं इस पॉइंट पे ये बोल सकता हूँ कि जितनी लाइट गई 100% इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट होकर के मीडियम के अंदर वापस आ गई है। यानी कि आप किसी भी फिनोमिना में ऐसा नहीं बोल सकते। इवन रिफ्लेक्शन भी जब हम करवाते हैं तो वो भी 90% या 99% तक की लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, लेकिन सिर्फ TIR के अंदर हम ऐसा बोल सकते हैं कि 100% लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो भी एक ट्रांसपेरेंट बाउंड्री से। और उसकी कंडीशंस हमेशा ध्यान रखें कि आपका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए और लाइट को डेंसर से रेरर जाना चाहिए। अब हम एक सिचुएशन लेते हैं जिसमें हम देखते हैं कि अगर आप डेंसर से रेरर पे क्रिटिकल एंगल पे लाइट भेजते हैं तो हमारे पास में एंगल आर की वैल्यू 90 आती है। हमारे माइंड में एक थॉट ये भी आता है कि सर आप डेंसर से रेरर के बारे में तो बता रहे हो, क्या रेरर से डेंसर में ये सिचुएशन अचीव नहीं हो सकती थी? तो उसका आंसर भी हम यहीं से देखेंगे। मैंने आपको कहा था कि जब रे डेंसर से रेरर जाती है तो एंगल आर की वैल्यू बड़ी होती है, और एंगल आर की वैल्यू बड़ी होती है तो इसीलिए सबसे पहले वो 90 पे अचीव कर पाता है। अगर हम रिवर्स करते तो मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को 0 से लेकर के 90 तक ही भेज सकता हूँ। तो मैं इसी रे को रिवर्स करके अगर भेजता हूँ तो देखिए क्या सिचुएशन मुझे मिलती है। यानी कि मैंने यहाँ पर एंगल आई की वैल्यू को 90 कर दिया, तब भी मेरा एंगल आर 90 नहीं हो पाया। वो कितना हुआ? क्रिटिकल एंगल के बराबर। तो इस केस में मेरा एंगल आर हमेशा एंगल आई से छोटा होता है, तो मुझे रेरर से डेंसर जाते हुए कभी भी लाइट क्रिटिकल एंगल वाली कंडीशन को अचीव नहीं कर पाएगी, यानी कि ग्रेजिंग इमर्जेंस अचीव नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम डेंसर से रेरर भेजते हैं। और ये जो फिनोमिना हमने देखा, इसमें अगर आप ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी टर्म देखें तो वो यहाँ पर वैलिड होती है कि जब लाइट किसी पाथ पर जाती है और उसे अगर रिटर्न कर दें तो वो सेम पाथ को फॉलो करती है। तो ये हमने इसको रिटर्न किया तो इसने अपने पाथ को सेम फॉलो किया, बस एंगल्स की वैल्यू अब चेंज हो जाएगी क्योंकि ये एंगल आई हो जाएगा और ये एंगल आर हो जाएगा। तो हमारे यहाँ से कंक्लूजन्स कुछ आते हैं, हम उन कंक्लूजन्स की बात करते हैं कि हमारा पहला कंक्लूजन है कि लाइट को डेंसर से रेरर मीडियम में जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास
ग्लास एयर, वाटर एयर, ग्लास वाटर, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्लास डेंसर है, एयर रेयर है, तो डेंसर से रेयर जाना चाहिए, बाकी मीडियम्स भी अकॉर्डिंगली। फिर उसके बाद में अगर आप बोलते हैं कि एंगल आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से कम है तो आपका रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अगर एंगल आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो ग्रेजिंग इमर्जेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके एंगल आई का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। यही हमारी कंडीशंस हैं। ये दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती हैं तो आप TIR अचीव कर सकते हैं। फॉर्मूला हमने क्रिटिकल एंगल के लिए फाइंड कर लिया था, साइन थीटा सी की वैल्यू म्यू आर अपॉन म्यू डी है। अगर हम नॉर्मल सिचुएशंस में देखें तो जो हमारा रेरर मीडियम होता है वो हम एयर लेके चलते हैं, तो उस केस में आप रेरर मीडियम की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 हो जाता है, और डेंसर मीडियम के लिए आप म्यू पुट कर सकते हैं, जो भी आपके आसपास डेंसर मीडियम रहा होगा। तो उस अकॉर्डिंग हम साइन थीटा सी को 1/μ लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हमें बोला गया है क्रिटिकल एंगल की वैल्यू सर्टेन मीडियम एंड वैक्यूम के लिए 30 डिग्री है। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। मुझसे वेलोसिटी पूछी गई है उस मीडियम के अंदर। तो लेट अस सपोज कि जो सर्टेन मीडियम था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू मान लेते हैं। फॉर वैक्यूम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास 1 होता है, और मुझे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू भी गिवन है, दैट इज 30 डिग्री। तो मैं जानता हूं साइन थीटा सी का जो फॉर्मूला होता है वो म्यू आर अपॉन म्यू डी होता है, और हमसे बोला है कि सर्टेन मीडियम से वैक्यूम जा रहे हैं, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे ज़्यादा होगा, यानी कि डेंसर से रेयर जाएंगे तभी क्रिटिकल एंगल अचीव होगा। तो मैं यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ साइन 30 थीटा सी की वैल्यू, म्यू आर की वैल्यू मेरे पास में 1 हो जाएगी फॉर वैक्यूम। डेंसर के लिए हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू अज्यूम किया, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ये 1/μ के बराबर हो गया, और यहाँ से मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 2 मिल जाती है। तो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू यहाँ से मिल चुकी है। अब मुझसे जो पूछा गया है लास्ट में, वो पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किसी भी मीडियम के लिए C/V डिफाइन करते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं यहाँ से वेलोसिटी फाइंड करना चाहूँगा तो मैं C/μ लिखूंगा। C की वैल्यू दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन में 2। आंसर आ जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी उस मीडियम के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। हमें बोला गया है एक प्रिज्म हमारे पास में है, हमें इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेंज फाइंड करनी है सो दैट सरफेस AB से लाइट TIR करे, यानी कि आपके पास A और B सरफेस दिया हुआ है, इस सरफेस से लाइट को TIR करवाना है, उस सरफेस की कंडीशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेशन हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पर जो लाइट को भेजा है वो AB सरफेस से नॉर्मली इंसिडेंस हुई है, दैट मीन्स एंगल I की वैल्यू 0 है, तो एंगल R की वैल्यू भी 0 होगी। और जब हमारे पास में एंगल R और एंगल I 0 होते हैं तो इसको हम नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं। तो ये रे एज इट इज आगे चली जाएगी विदाउट एनी बेंडिंग। इस सरफेस पर पहुंचने के बाद हमें कंडीशन ये बतानी है कि यहाँ पर TIR होना चाहिए। तो TIR होना चाहिए मतलब रे को रिफ्लेक्ट होकर के जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू फाइंड करता हूँ। ये एंगल 45 है, ये रे पैरेलल है बेस के, तो ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा। और मैं जानता हूँ कि नॉर्मल 90 डिग्री सबटेंड करती है, तो ये अगर 90 है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमेशा मेजर किया जाता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, वो भी 45 आएगा। तो आपका एंगल आई का वैल्यू 45 डिग्री हो गया। अब आप ये जानते हैं कि फॉर TIR हमारी जो कंडीशन होती है एंगल आई की वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होनी चाहिए, ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं ऐसा लिख सकता हूं कि साइन आई शुड बी ग्रेटर देन साइन थीटा सी, और मुझे एंगल आई की वैल्यू पता है साइन 45 शुड बी ग्रेटर देन साइन थीटा सी, और साइन थीटा सी के लिए अगर मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मानता हूं तो हम जानते हैं कि साइन थीटा सी की वैल्यू रेरर अपॉन डेंसर, सराउंडिंग में अगर हम एयर मानते हैं तो हम ये वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं, साइन 45 इज 1/√2 should be greater than 1/μ. From here we get mu should be greater than √2. That means
अगर आपको इस सरफेस ए बी पर TIR करवाना है तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 से बड़ा होना चाहिए। वो बिल्कुल थोड़ा सा भी बड़ा हो सकता है, बट √2 से तो एटलीस्ट बड़ा होना चाहिए। तो इस तरीके से हम ये रेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर चुके हैं, यानी √2 से बड़ा अब वो कितना भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग ऑप्टिकल फाइबर के बारे में समझ लेते हैं कि वो कैसे TIR का यूज करती है। तो हमारे पास में ऑप्टिकल फाइबर के कंस्ट्रक्शन के लिए इनर मटेरियल जो होता है वो हमारा कोर होता है ट्रांसपेरेंट लेयरिंग का। उसके ऊपर एक और कवरिंग होती है जो भी ट्रांसपेरेंट होती है, उसको हम क्लैडिंग बोलते हैं। हम लाइट को इस पे इस तरह से एंटर करवाते हैं सो दैट यहाँ पर लाइट का TIR हो। तो हम उसे एयर से इंसिडेंट करवाते हुए इस बाउंड्री पर, यानी कि कोर से क्लैडिंग वाली बाउंड्री पर उसे TIR करवाते हुए जिगजैग मोशन करवाते हुए आगे ट्रांसमिट करते हैं। और इस केस में जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो 100% इंटेंसिटी मेंटेन होती है, इसीलिए हमारे सिग्नल में कोई लॉस नहीं आता। लेकिन कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या आप मुझे बता पाएंगे कि आपका कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम μ1 मान रहे हैं और क्लेडिंग का μ2, तो कौन डेंसर होगा? क्योंकि TIR की कंडीशंस में दो सीखा हमने, एक तो एंगल आई को क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, दूसरा आपकी रे को डेंसर से रेयर जाना चाहिए। तो आप कोर से क्लैडिंग जाने की कोशिश कर रहे थे, इसका मतलब आपका μ1 μ2 से ज़्यादा होगा। तो फाइनली हम ऑप्टिकल फाइबर्स में TIR का यूज़ करके इस तरह से अपने डेली लाइफ में डेटा कम्युनिकेशंस में लाइट का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू।